जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करनी है हेमाटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी की, एम्ब्रियोलॉजी की, फ्रॉम स्टेप 1 फर्स्ट एड। तो फीटल एरिथ्रोपोइसिस की बात करें। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है कि कैसे आरबीसीज बनते हैं, और ये सारे प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने स्टेप्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस की बजाय यहाँ पे देखना है कि एरिथ्रोपोइसिस होती कहाँ कहाँ पे है। तो इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फीटल एरिथ्रोपोइसिस का आपको पता होना चाहिए। वैसे ये टॉपिक जो है, इसके अंदर अडल्ट और एम्ब्रियो लेवल के ऊपर भी जो चीज़ें होंगी वो डिस्कस की जाएंगी। लेकिन चलें, बहरहाल जो बुक वाले ने लिखा हुआ है, फीटल जो होता है इसकी आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक फीटल हम कहते हैं। तो तकरीबन 9 से 10 वीक के जब बेबी हो जाता है वोम के अंदर, तो उसके बाद टिल बर्थ तक हम उसे फीटल बोलते हैं। तो ये फीटल पीरियड होता है। उससे पहले हम उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, उसके बाद हम उसको न्यूनेट बोलते हैं। ठीक है, तो फीटल एम्ब्रियो जेनेसिस की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले यॉक सैक से काम स्टार्ट होता है फ्रॉम वीक 3 टू वीक 8 तक। ये यॉक सैक से बनता है। तो याद रहे कि ये जो कंसेप्ट है यॉक सैक वाला, ये एम्ब्रियो के ऊपर अप्लाई होगा, फीटल के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। फीटल जो टर्म है जो मेडिकल के अंदर इस्तेमाल होती है वो 8 वीक के बाद इस्तेमाल होती है। तो इस बुक वाले ने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो यॉक सैक के अंदर एरिथ्रोपोइसिस हो रही है वो एक एम्ब्रियो के अंदर हो रही है, ना कि फीटस के अंदर, क्योंकि फीटल पीरियड ही 9th वीक के बाद स्टार्ट हो रहा होता है। उसके बाद जो है, यानी कि आरबीसीज कहाँ पे बन रहे हैं, उसके बाद जो है वो काम स्टार्ट हो जाता है लिवर के अंदर फ्रॉम 6वें वीक टिल बर्थ। उसके बाद स्प्लीन भी कुछ कंट्रीब्यूशन देती है फ्रॉम 10 वीक टू 28 वीक। उसके बाद हमारे पास बोन मैरो आ जाता है जो कि स्टार्ट करता है फ्रॉम 8 वीक टू द अडल्ट। बोन मैरो का काम जो होता है वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता जितना प्रोमिनेंट वो अडल्ट लाइफ के अंदर स्टार्ट हो जाता है, और फिर बाद में यही कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे एक निमोनिक भी लिखा हुआ है याद करने के लिए, यंग लिवर सिंथेसाइज ब्लड, यानी कि पहला पहला जो फिगर है वहाँ से आप याद कर सकते हैं। लेकिन मैं एक और तरीके से भी इसको देखना चाहूँगा, और वो मैं आपको समझाना चाहूँगा जब हम डायग्राम के ऊपर आएंगे, वो ज़्यादा बेटर है इस निमोनिक वाले काम से। उसके बाद हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनाब कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन बनती है उसके अंदर जो ग्लोबिन चेन्स होती हैं उनके नाम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो कौन से पीरियड के अंदर कौन सी टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन बनेगी, उसका नाम क्या होगा, उसके अंदर जो चेन है उसका नाम क्या होगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके बाद लिखी गई है। तो एम्ब्रियोनिक लेवल के ऊपर जो ग्लोबिन बनती है उसके अंदर जो चेन्स होती हैं उनका नाम होता है जीटा और एप्सिलॉन। ठीक है, और फीटल पीरियड के अंदर जो बन रही होती हैं उसके अंदर दो चेन्स होती है, टोटल 4 चेन्स होती हैं। एक एक पेयर होता है उनका, 2 अल्फ़ा और 2 गामा। ठीक है, इसको बोलते हैं HbF। ये फीटल पीरियड के अंदर बन रही होती है। ठीक है, उसके बाद अडल्ट हीमोग्लोबिन जो उनकी होती है उसके अंदर भी 4 चेन्स होती हैं पेयर की शक्ल में। एक पेयर अल्फ़ा का होता है, एक पेयर बीटा का होता है। तो इसको बोलते हैं अडल्ट हीमोग्लोबिन HbA1। एक HbA2 भी होती है जिसके अंदर हमारे पास डेल्टा होता है बीटा की जगह पे, लेकिन वो बहुत ही माइन्यूट होती है, नेग्लिजिबल ही होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखी भी हुई है वो, तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट होती है उसकी, तो वो भी आपने याद रखनी है। अच्छा, अब जो मेन मेन है हमारे पास वो एक तो हो गई एम्ब्रियो की, उसको छोड़ दें आप। उसके बाद फीटल आ जाती है HbF, और उसके बाद HbA1 आ जाती है। ठीक है, तो HbF जो है वो फीटस पीरियड के फीटस के अंदर बनेगी, और इसके अंदर जो चेन्स होती हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए, कौन कौन सी, 2 अल्फ़ा और 2 गामा। ठीक है, अच्छा, अब इसकी खसूसियत क्या है, इसकी खसूसियत ये है कि इट हैज़ कैपेसिटी, इट हैज़ हायर अफिनिटी फॉर बॉन्डिंग ऑफ द ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट्स, जब आप देखते हैं कि बच्चे के अंदर जो ऑक्सीजनेशन होती है वो मदर दे रही होती है, लेकिन जो मदर दे रही होती है ऑक्सीजनेशन, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ रहा होता, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ रहा होता। ऐसा नहीं होता कि लंग्स से जो है वो बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड निकला। वो क्या होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, वो वेनस ब्लड होता है जो बेबी की तरफ आ रहा होता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे फीटल सर्कुलेशन के अंदर। तो वहाँ से
थोड़ी बहुत उसके अंदर जो ऑक्सीजन बची हुई होती है उसको एक्सट्रैक्ट करना भी एक टेक्निक होता है। उसके लिए कुदरत ने यहाँ पे एक निज़ाम रखा हुआ है कि एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से भी आप जितनी बची कुची ऑक्सीजन है उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो उसके लिए एक प्रोसीजर रखा गया है। आम हालात में आप समझें कि एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं 2,3-BPG। 2,3-BPG क्या करता है? 2,3-BPG आप ऐसा समझें कि ये नफ़रत करता है किससे? ऑक्सीजन से, ठीक है? जहाँ पे भी 2,3-BPG आएगा उसने कहना है ऑक्सीजन को भाई साइड पे हो जाओ, मेरी जो है वो बनती है ग्लोबिन चेन्स के साथ। तो वो हीमोग्लोबिन को ज़्यादा जो है अपने पास रखने की कोशिश करेगा और ऑक्सीजन अपने पास रखने की कोशिश करेगी। तो जहाँ पे भी 2,3-BPG आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन रूठ रही है हीमोग्लोबिन से, वहाँ से टूट रही है, वहाँ से जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है HbF के अंदर इट हैज़ लेस एविड बाइंडिंग टू द 2,3-BPG, यानी कि वो नफरत करती है, उसको ज़्यादा प्यार नहीं होता 2,3-BPG से। जब ज़्यादा प्यार नहीं होता तो उसे किससे प्यार होगा? O2 से। इसीलिए जब O2 के साथ उसकी ज़्यादा अफिनिटी होगी O2 के लिए, क्योंकि 2,3-BPG या 2,3-BPG को रख लो या मुझे रख लो, ठीक है, ये सिलसिलाकार चल रहा होता है। तो फीटस जो HB होता है वो O2 को प्रेफर करता है, 2,3-BPG को प्रेफर नहीं करता। इसीलिए वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से भी ऑक्सीजन निकालने की कैपेसिटी रखता है, अलाउइंग HbF टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम मैटरनल हीमोग्लोबिन्स, ठीक है? जो कि होते हैं मैटरनल हीमोग्लोबिन, जो मैटरनल ब्लड आ रहा होता है उसके अंदर तो ज़ाहिर है अडल्ट वाला ही HB होगा ना। तो अडल्ट वाला HB कौन सा था? HbA1 और HbA2 बहुत ही माइनर अमाउंट में। तो जो HbA1 होगा वो तो 2,3-BPG को इम्पोर्टेंस देता है जबकि HbF नहीं देता। तो ऑक्सीजन जो है उस तरफ जाएगी जहाँ पे उसकी ज़्यादा कदर की जाएगी, यानी कि फीटस की तरफ। तो ये ओवरऑल कहानी थी, छोटा बहुत कंसेप्ट था जो आपने याद रखना है। अब बात कर लेते हैं स्टेबल की, जो कि पूछा जाता है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक तो आपको ये याद रखने में आसानी देगा। सबसे पहले देखें कि यॉर्कसैक हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। यॉर्कसैक, यॉर्कसैक देखें बहुत छोटा सा, इसलिए छोटे पीरियड के लिए ये इस्तेमाल होता है। एम्ब्रियोनिक लेवल के ऊपर ही इसका इस्तेमाल होता है। एम्ब्रियोनिक लेवल के ऊपर जो एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही होती है वो यॉर्कसैक के अंदर होती है। उसके बाद लिवर का साइज़ क्योंकि बड़ा है इसलिए ये ज़्यादा स्पैम तक, ज़्यादा टाइम तक एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा, यानी ये फीटस के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस करता रहेगा टिल बर्थ। और स्प्लीन का साइज़ क्योंकि लिवर के मुकाबले में थोड़ा छोटा होता है, यहाँ पे ड्राइंग के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका भी रोल होगा लेकिन थोड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद बोन मैरो है, आस्ता आस्ता बोन मैरो मैरो जो है वो कंट्रोल संभालता है और फिर एडल्ट के अंदर बोन मैरो जो है वो रोल प्ले करता है। एक बात ये आपने याद रख लेनी है कि साइज़ के मुताबिक आप लोग इसको देख सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। और दूसरा जो है वो याद करना चाहें आप याद भी कर सकते हैं आप। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट यहाँ पे जो हमने चेन्स पढ़ी हैं, HbF पढ़ी है, HbA1 पढ़ी है और HbA2 पढ़ी है, वहाँ पे भी आपको हेल्प मिल सकती है। सबसे पहले देखिए एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर कौन सी चेन्स थी। एक तो मैंने आपको बताई ज़ीटा और एक एप्सिलॉन। वो देखें वहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन बहुत हाई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ही वो फीटल पीरियड के अंदर जा रहा है एम्ब्रियो तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है? HbF की। HbF के अंदर क्या था? अल्फ़ा और गामा चेन। याद रखिएगा कि फीटल पीरियड से अल्फ़ा चेन जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, उसने फिर रिश्ते बदलने हैं। उसने पहले गामा के साथ अपना जो है वो ताल्लुक़ निभाना है फीटल पीरियड के अंदर, उसके बाद उसने पार्टनर बदल लेना है और बीटा के साथ अटैच होने लग जाना है। और अडल्ट के अंदर यही बीटा के साथ ये बंधी रहती है और कभी कभार थोड़ी सी ये एप्सिलॉन सॉरी डेल्टा को भी ये लिफ्ट करवाती है, जो कि बहुत ही माइनर होती है। क्लियर हो गया? तो ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। और इसके लिए भी उन्होंने एक निमोनिक बनाया हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम फीटल टू अडल्ट हीमोग्लोबिन अल्फ़ा गोज अल्फ़ा ऑलवेज, यानी कि ए इज़ ऑलवेज, अल्फ़ा ऑलवेज होती है। और उसने आगे चेंज क्यों करना है? पहले वो गामा के साथ है, फिर गामा गामा जो है वो गोज हो जाता है और बिकम बीटा और वो बीटा बन जाता है। क्लियर हो गया? दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट।